students, myself Vishit Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. हमारा जो अभी सब्जेक्ट चल रहा है वो है इनकम टैक्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ये सर शुरू कर लेते हैं। तो टॉपिक इज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए, आपने ये जरूर से समझ लिया है कि हम सैलरी से पैसा कमाते हैं, उसके अलावा हम हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस प्रोफेशन से हम पैसा कमाते हैं, कैपिटल गेन से पैसा कमाते हैं और अदर सोर्स से पैसा कमाते हैं। ये सब पांचों हेड मिलाकर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बनती है। हमारी मोटे तौर पे इनकम जो होती है ग्रॉस टोटल इनकम इसे बोलते हैं। इसमें से अब जैसे सपोज करो किसी की ग्रॉस टोटल इनकम अगर 6 लाख है तो जरूरी नहीं है कि वो 6 लाख रुपए पे टैक्स भरेगा। उस 6 लाख में से कुछ लेस हो सकता है। क्या लेस हो सकता है, क्यों लेस होना चाहिए, वो अभी अपन समझेंगे। और सपोज करो कि अगर उसे 2 लाख के डिडक्शन मिल गए तो फिर ये है कि वो 4 लाख रुपए पे टैक्स भरेगा। और ये जो डिडक्शन लेस करने के बाद इनकम आता है इसे हम टोटल इनकम कहते हैं। पहला स्टेप होता है कि डिफरेंट हेड को जोड़ना और ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुंचना, और उसके बाद डिडक्शंस होते हैं जिसके बारे में मैं इस चैप्टर में आपसे डिस्कस करूंगा। और फिर डिडक्शंस लेस करने के बाद टोटल इनकम आता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब मोटे तौर पे कहता है कि ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद कई तरह के डिडक्शन चैप्टर 6 के अनुसार मिलते हैं। इनकम टैक्स में डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उसमें चैप्टर 6 टॉक्स अबाउट द डिडक्शंस। जो डिडक्शन के सेक्शन हैं 80C से आपके डिडक्शन शुरू हो जाते हैं और लेके 80U तक आपके सेक्शंस जाते हैं। आप ये अच्छे समझते हैं, कोई भी एक्ट होता है, कोई भी कानून होता है, तो वो जो एक्ट होता है वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है। इसके अंदर कई सेक्शंस और सब सेक्शंस होते हैं। तो डिडक्शन के सेक्शन है 80C से स्टार्ट है और 80U तक ये डिडक्शंस जाएंगे। ये टॉपिक, ये वीडियो जो टॉपिक चैप्टर है मैं आपको 2 वीडियोस में कंप्लीट कराऊंगा। पार्ट 1 आज देखेंगे आप और पार्ट 1 फिर आगे आएगा। अब डिडक्शंस देखिए क्यों मिलने चाहिए। देखिए, डिडक्शंस के पीछे एक तो गवर्नमेंट का मकसद होता है सेविंग को एनकरेज करना। जैसे अगर 80C की बात करें तो अगर आप LIC में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अगर प्रीमियम देते हैं, प्रोविडेंट फंड में पैसा देते हैं या इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो एलिजिबल है, या नेशनल सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाते हैं, तो आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा। ओके, देखते हैं इसके बारे में। देखिए डिडक्शंस भी अलग अलग तरह की होती हैं। में कुछ में तो आपको क्या है अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है और कुछ में बिना ऐसा किए भी आपको डिडक्शंस मिलते हैं। अच्छा, एक और बात है, 80C में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आता है कि अगर आप LIC का प्रीमियम चुकाते हैं, LIC जैसे आप खुद के लिए या अपने जीवन साथी के लिए या अपने बच्चों के लिए आप उनका जीवन बीमा कराते हैं, और सपोज करो आपने जीवन बीमा पे 50,000 रुपये खर्च किया, तो आपकी जो भी इनकम है, थोड़ी देर के लिए मैं 6 लाख की इनकम को बेस बोलता हूँ, 6 लाख की आपकी इनकम है और 50,000 आपने जमा करा दिया, तो आपकी इनकम आप 5.5 लाख मानी जाएगी और जो भी टैक्स वगैरह लगेगा वो 5.5 लाख पे लगेगा। डिडक्शंस को अपन टैक्स सेविंग टूल्स भी कहते हैं। वो कैसे कि सपोज करो 6 लाख रुपए मेरी इनकम है और किसी तरह से मैंने मान लो 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन ले लिया डिफरेंट प्रोडक्ट्स में या डिफरेंट सेक्शंस, तो मेरा जो इनकम बचेगा वो 4.5 लाख बचेगा। और मोटे तौर पे नियम ये है कि 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता। अगर हम असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स बात करें तो भले ही हमारी बेसिक लिमिट तो 2.5 लाख की है, पर रिबेट वगैरह के प्रोविजंस को अपन समझे तो 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता। तो देखो, इसकी इनकम वैसे 6 लाख थी, लेकिन कुछ डिडक्शंस का बेनिफिट लेके इसने अपनी इनकम को 4.5 लाख पे ले आया। 4 लाख पे ले आया तो अब इसे टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिडक्शंस आपके लिए एक तरह से टैक्स सेविंग टूल भी है, तो इसमें सबका फ़ायदा है। देखिए, अगर आप LIC का एग्जाम्पल लें तो इससे आपको एक फैमिली सेफ्टी मिलती है। अगर जो अर्निंग पर्सन है उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके बाद जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है
उनके लिए बंदोबस्त हो जाता है। ऑब्वियस ही बात है, आप एटीसी का पैसा अगर एलआईसी को देते हो तो एलआईसी फिर उस पैसे को चैनलाइज करता है। एलआईसी उस पैसे को डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को एज अ लोन वगैरह देता है, इन्वेस्ट करता है, तो पैसे का सर्कुलेशन बढ़ता है। अभी आप गवर्नमेंट की इसके पीछे भावना समझेंगे तो इसका पर्पस एक ये भी होता है कि जो व्यक्ति कमा रहा है वो पैसे को अपने पास रख ले या दबा ले, ऐसा ना करे, बल्कि वो पैसे को सिस्टम में आने दे। तो एटीसी का या बहुत सारे डिडक्शंस अभी बारी बारी से आएंगे और मैं कोशिश करूंगा उसके पीछे का इंटेंशन आपको बताने का। तो अधिकतर आप पाएंगे कि इंटेंशन ये होता है कि पैसे को चैनलाइज करना। पैसा जितना सर्कुलेट होता है उतना वो कहीं ना कहीं जीडीपी में योगदान करता है और सबका फायदा करता है। तो मैं अब आपको कुछ नियमों पे आ जाता हूँ। अगर आप एलआईसी का भुगतान करते हैं या बच्चों की ट्यूशन फीस का भुगतान करते हैं, अब यहाँ ट्यूशन फीस का मतलब प्राइवेट ट्यूशन से नहीं है। देखिए, अगर आपका बच्चा, आपका मतलब एसएससी का बच्चा, ठीक, अगर आपका बच्चा स्कूल या कॉलेज जाता है और वहाँ पे वो ट्यूशन फीस देता है, आप कभी स्कूल या कॉलेज की रसीद देखेंगे, जो फीस की रसीद होती है तो उसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं, ट्यूशन फीस, एक्टिविटी फीस, डेवलपमेंट फीस, ट्रांसपोर्ट फीस। आजकल तो स्कूल पता नहीं क्या की फीस देने लग गए हैं। तो कहने का मतलब कि उसमें जो ट्यूशन फीस वाला एलिमेंट होता है उसके बराबर आपको एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। अगेन ये लॉजिकल है। देखिए, आप किसी व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम जोड़ते हैं, आप उसकी डिफरेंट हेड्स की इनकम जोड़ते हैं, तो आप उसकी आय तो देख रहे हो, लेकिन वो अपने बच्चों की शिक्षा पे पैसा खर्च कर रहा है, आप उसे कंसीडर नहीं करें तो ये गलत है। इनकम टैक्स लगाते समय व्यक्ति की आय भी देखी जाती है और जिन जेन्युइन आइटम्स पे वो पैसा खर्च करता है वो भी देखा जाता है। तो ट्यूशन फीस इज वन ऑफ देम। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन को बहुत फेमस है हाउसिंग लोन और बहुत लोग लेते हैं। के पीछे रीज़न यही है कि हाउसिंग लोन लेने पे आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, सपोज आपने 1,20,000 रुपया इंस्टॉलमेंट चुकाया, आपने हाउसिंग लोन लिया और आपने उसका 1,20,000 का इंस्टॉलमेंट चुकाया, और ये मान लेते हैं कि 40,000 रुपये उसके अंदर ब्याज है, और ये भी मान लेते हैं कि 80,000 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मैं इधर लिख लेता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये जो 1,20,000 रुपये है उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एलिजिबल है फॉर एटीसी, और जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो एडजस्ट होगा हाउस प्रॉपर्टी में से। तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से डायरेक्ट माइनस होगा, और जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो आपका एटीसी के लिए जाएगा। अगेन आप थोड़ा सा बस एक बार मैं और आपको समझाऊंगा कि देखिए, गवर्नमेंट का एक तरह से मकसद क्या था ये डिडक्शन देने से, कि लोग हाउसिंग लोन लेने के लिए एनकरेज हुए। हाउसिंग लोन लेने से क्या होगा, एसएससी हिम्मत करेगा, चाहे टैक्स बचाने के चक्कर में या किसी और पर्पज से वो हिम्मत करेगा, तो उसका मकान बन जाएगा। जब एक मकान बनता है तो कम से कम 20 इंडस्ट्रीज को रोजगार मिलता है। अभी देखिएगा, एक मकान बनाने में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कम से कम 20 उद्योगों को डायरेक्ट कमाई मिलती है जब भी एक मकान बनता है। लाखों मकान बनते हैं तो लाखों की संख्या में आप समझ सकते हैं ये चीज़। और असेस तो गवर्नमेंट के लिए देखिए क्या है कि डेवलपमेंट हो गया, हाउसिंग्स क्रिएट हो गए, और जो लोन एजेंसीज होती हैं उनके लिए इनकम हो गई, जो व्यक्ति है उसके लिए मकान जुड़ गया, साथ ही साथ उसकी टैक्स की बचत भी हो गई। तो इस तरह से है। उसके बाद अगर आप किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में 5 साल या उससे ज़्यादा की एफडी करा देते हैं तो आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है। अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज करते हैं, पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होता है, तो एनएससी का जो 8th इशू है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, आप वो परचेज करते हैं तो आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से देखिए, सपोज कीजिए कि आपने 2018-19 में आपने एनएससी परचेज किया,
एनएससी का आपने 8th इशू परचेज किया और अभी ये मान लेते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर 2021 चल रहा है। सपोज कर लेते हैं और कहानी ले लेते हैं कि आपने 1 जून 2018 को ये एनएससी का प्रोडक्ट खरीदा, तो 1 जून 2020 को आपके 2 साल पूरे हो गए। तो आपको जो भी इंटरेस्ट रेट रही होगी, सपोज करो दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट रेट है 9.6, तो कहानी मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कराया, तो 9.67% के हिसाब से 9,670 रुपये आपका इंटरेस्ट बना। जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है 9,670 रुपये, ये आपका जमा होगा, ये आपको मिलेगा नहीं। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है एनएससी 8th इशू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जनरली ये 6 ईयर प्रोडक्ट है, यानी 6 साल के लिए आपको पैसा जमा कराना पड़ता है। अलग अलग होते हैं वैसे, 5 साल वाले प्लान भी होते हैं, 6 साल वाले भी होते हैं। सपोज ये 6 साल वाला प्लान है, तो जो दूसरे साल में आपने इंटरेस्ट कमाया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इंटरेस्ट आपने कमाया है पर आपको मिलेगा नहीं, तो इसको अपन एक्रूड इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। हमने अकाउंटेंसी में भी एक्रूड इंटरेस्ट के बारे में सुन रखा है कि जो इंटरेस्ट हम कमा लेते हैं और हमें मिल नहीं पाता। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस एक्रूड इंटरेस्ट की वजह से किसी का बेनिफिट मिलेगा, यानी जो इस साल आप पैसा जमा कराते हैं एनएससी में, उसका डिडक्शन तो मिलता ही है। ये जो आप इंटरेस्ट आपका अक्रू होता है, उसे भी री इन्वेस्टमेंट माना जाता है और उस पर भी आपको एटीसी का डिडक्शन मिलता है। इसी तरह से अगर आप किसी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में या किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हैं, सपोज कि आप जॉब करते हैं, सरकार ने कोई फंड एस्टेब्लिश किया है, जो प्रोविडेंट फंड है, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप जो प्रोविडेंट फंड में पैसा कटवाएंगे तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहें। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी हैं लेकिन एक ऐसे प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हैं जिसकी इनकम टैक्स कमिश्नर से परमिशन लिए रखी है, तो वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है। तो जो पैसा आप कटवाते हैं आउट ऑफ द सैलरी, सपोज करो कि व्यक्ति की सैलरी 60,000 रुपये है और वो 10,000 रुपये प्रोविडेंट फंड में कटवा देता है हर महीने, तो 12 महीने में उसने जो पैसा कटवाया वो 1,20,000 रुपये हुआ और इसका बेनिफिट उसे एटीसी के तहत मिलेगा। यानी जब उसकी इनकम ली जाएगी तो उसकी इनकम को तो 60,000 रुपये महीने के हिसाब से लिया जाएगा, लेकिन बाद में इन द सेंस नीचे मतलब जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम के बाद उसे डिडक्शन मिलेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ डिडक्शंस की बात होती है तो वो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद होती है। टैक्स अगर मैं आपको बताऊँ तो पढ़ा जाना चाहिए, तो पहले एक इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा जाता है, इनकम टैक्स में क्या है क्यों है, उसके बाद इनकम टैक्स के डिफरेंट हेड पढ़े जाते हैं और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्शन और फिर इसके बाद टैक्स वगैरह का ट्रीटमेंट वगैरह शुरू होता है। जैसी बात है, इनकम टैक्स लंबा सब्जेक्ट रहता है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हैं तो ये पीपीएफ बड़ा पॉपुलर प्रोजेक्ट है। अगर आप पीपीएफ में पैसा जमा कराते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप यूटीआई में पैसा जमा कराते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कराते हैं, देखिए अब म्यूचुअल फंड बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, अच्छा रिटर्न्स देते हैं, तो आप उनमें पैसा जमा करा सकते हैं। तो आपका पैसा सेविंग हो जाएगा, जो इनकम होगी वो तो एक्स्ट्रा होगी और अभी आप टैक्स बचा लेंगे। तो इट इज़ वर्क लाइक ये आपके लिए एक तरह से सेविंग टूल के तौर पे काम करता है, आपका टैक्स बचता है। फिर एक बार याद दिलाता हूँ, आपकी जीटीआई में से जितने भी डिडक्शंस होंगे वो माइनस हो जाएंगे और उसके बाद बची हुई इनकम पे ही टैक्स लगेगा। डेफिनेट सी बात है, थोड़ा तो टैक्स आपका बचेगा ही बचेगा और कई बार तो लोग टैक्स सेविंग करके पूरा ही टैक्स बचा जाते हैं। इसी तरह से यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से एलआईसी की तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कुछ मैंने नाम लिखा है जीवन धारा, न्यू जीवन धारा, जीवन अक्षय, न्यू जीवन अक्षय और न मालूम कितने प्रोडक्ट हैं एलआईसी के। तो और अब तो जो जीवन बीमा है वो एलआईसी के अलावा और भी संस्थाएं करने लग गई है, तो आप उनसे भी बीमा करा सकते हैं। अगर आप एचडीएफसी से भी लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, आईसीआईसी या किसी से भी जिसको परमिशन है या लाइसेंस है,
तो आपको एटीसी का बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। इसी तरह से डिपॉजिट इन कोठारी पायोनियर पेंशन, तो एटीसी थोड़ा एक बड़ा सेक्शन है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें आप इनमें भी जमा करा सकते हैं। अगर कोई लिस्टेड कंपनी इक्विटी शेयर और डिवेंचर इशू करती है, और जो सीबीडीटी है जो अपनी डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी बॉडी होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, अगर सीबीडीटी उसे नोटिफाई कर देता है, नोटिफाइड फॉर व्हाट, नोटिफाइड फॉर एटीसी, यानी एक तरह से गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो फलां इक्विटी शेयर या फलां डिवेंचर में ऐसा इन्वेस्ट करेगा तो एटीसी का बेनिफिट दिया जाएगा। तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ एटीसी बिकॉज इट इज़ द नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी। कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रिकॉग्नाइज सुपर एन्युएशन फंड, सुपर एन्युएशन फंड होता है, रिटायरमेंट के काम आता है। कॉन्ट्रीब्यूशन इन नोटिफाइड बॉन्ड्स इशूड बाय नाबार्ड, नाबार्ड हम जानते हैं एग्रीकल्चर बैंक है, वहाँ अगर आप पैसा लगाते हैं उसके बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल्स 2004, 5-year डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट रूल्स 1981, इन्वेस्टमेंट इन द सुकन्या समृद्धि योजना बाय इंडिविजुअल्स, बहुत ही एक फेमस योजना है जो गर्ल चाइल्ड के लिए आई है, सुकन्या समृद्धि योजना। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी जो डॉटर है के नाम पे पैसे जमा कराता है सुकन्या योजना के तहत, तो एक एक्स ईयर के बाद उसे बहुत सारा पैसा मिलता है, और वो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अभी उसे डिडक्शन मिलेगा, यानी अभी टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलेगा और बाद में इन्वेस्टमेंट आपका फूल जाएगा, तो बहुत सारा पैसा आपको अपनी गर्ल चाइल्ड की पहरेज या उसकी शिक्षा के लिए बाद में मिल पाएगा। लेकिन ये योजना केवल इंडिविजुअल्स के लिए है। एटीसी के वैसे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंडिविजुअल्स के लिए है या एचयूएफ के लिए है। एचयूएफ के लिए भी सारे प्रोडक्ट नहीं है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंडिविजुअल्स के लिए। अब सावधानियों में आपको ये ध्यान रखना है, जो आप पॉलिसी लेते हैं, जो आपकी लाइफ पॉलिसी है उसमें है ना, आपका एक कट ऑफ डेट याद रखना है, 1 अप्रैल 2013। पॉलिसी इसके बाद की है या पॉलिसी इसके पहले की है। हो सकता है कि आपने इन दिनों में, इन 7, 8, 9, 10 सालों में, यानी अप्रैल 2013 के बाद पॉलिसी ली हो, तो 10% का रूल होता है। 10% क्या है कि अगर आपकी मान लीजिए 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो आपका जो मैक्सिमम डिडक्शन होगा वो 50,000 का होगा। भले ही आपने 60,000 रुपये जमा कराया हो, लेकिन आपका जो डिडक्शन होगा that will be restricted to 10% and you will get only the deduction of 50,000 rupees। Whereas अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 से पहले की है तो 20% का रूल था। तो इस केस में अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी थी तो उसका 20% 1 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन मिल सकता था। इस तरह से आपको ये रूलिंग याद रखनी। इसके अलावा एक सेक्शन 15% की भी है जो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए आई थी, बट मोटे तौर पे आप 10% चल रहा है अभी, और पुरानी पॉलिसीज पे 20% का रूल चल रहा है, इसे आप याद रखें। इसी तरह से आप ये भी याद रखिएगा कि देखिए, अगर एक व्यक्ति है वो खुद का बीमा कराता है या उसका जो जीवन साथी है उसका बीमा कराता है या उसके जो बच्चे हैं उनका बीमा कराता है, तो ही आपको एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। अब इस कहने का मतलब क्या है, अगर ये व्यक्ति अपने माता पिता का जीवन बीमा कराता है तो उस पे एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यष्टि या जीवन साथी और बच्चे चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, वो चलेगा। मतलब जो फैमिली का डेफिनेशन थोड़ा सा एटीसी के पर्पस से संकुचित है, थोड़ा नैरो डाउन किया हुआ है, में पेरेंट्स शामिल नहीं है। इसी तरह से जो हम ट्यूशन फीस की बात कर रहे हैं, मैंने बता दिया आपको कि प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं है। स्कूल या कॉलेज प्राइवेट हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो पर्सनल प्राइवेट कोचिंग की मैं बात नहीं कर रहा। तो कोई स्कूल या कॉलेज जो एफिलिएटेड हो या रजिस्टर्ड हो, उसको आप ट्यूशन फीस पे करते हैं तो डिडक्शन मिलेगा। उसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 बच्चों तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो सपोज कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के 3 बच्चे हैं
और पहले बच्चे के लिए वो 5,000 रुपये फ़ीस दे रहा है, दूसरे बच्चे के लिए वो 6,000 फ़ीस दे रहा है और तीसरे बच्चे के लिए वो 4,000 रुपये फ़ीस दे रहा है, 4,000 की जगह 8,000। तो आप इसमें से कोई से भी 2 बच्चे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने ये वाला बच्चा सेलेक्ट कर लिया और ये वाला बच्चा सेलेक्ट कर दिया, तो आप टोटल 14,000 रुपये तक का डिडक्शन ATC का ले पाएंगे पेड इन फीस स्कूल और द इज रजिस्टर्ड और एफिलिएट। के बाद जैसे सपोज कीजिए कि आप जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हैं, तो प्रोविडेंट फंड के लिए मान लीजिए आप 10% देते हैं, तो 10% किसका होता है? एक तो आपकी जो बेसिक पे होती है उसे लिया जाता है और साथ ही साथ अगर आपका जो DA होता है, अगर वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो उसे भी लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी बेसिक पे है 6 लाख रुपए और आपका जो DA है जो सेवा शर्तों के अंतर्गत है वो 1 लाख रुपए है। तो जब आप कहते हैं कि मैं 10% कंट्रीब्यूट करूंगा, तो वो 10% 6 लाख में नहीं निकलेगा, वो 10% जो है वो 7 लाख में निकलेगा। जस्ट ये कैलकुलेशन पर्पज से है, जब आप कभी क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने ये बात क्यों बताई आपको। एक आप याद रखिएगा कि ATC में डिफरेंट प्रोडक्ट है, लेकिन आपकी मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए की होगी। तो सपोज करो कि किसी व्यक्ति ने हाउसिंग लोन चुका दिया 1 लाख रुपए और अपने बच्चों की ट्यूशन फीस चुका दी 60,000 रुपये और वो चाहता है कि उसे 1,60,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ATC के साथ प्रॉब्लम यही है, ये खूब पॉपुलर है और लेकिन इसकी जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट है। कहीं ना कहीं जब आप बाद में समझेंगे कि इस तरह की कैपिंग क्यों की गई है, तो देखिए गवर्नमेंट भी डिडक्शंस देना चाहती है और कहीं ना कहीं वो टैक्स भी लेना चाहती है। ऐसा नहीं है कि सब लोग डिडक्शंस का फ़ायदा उठा लें और टैक्स कोई देवे ही नहीं, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो ये सीलिंग लगाई हुई है कि 150,000 से ज़्यादा डिडक्शंस आप नहीं ले सकते। इसके बाद है अगला सेक्शन अब आ रहा है। अब छोटे छोटे सेक्शन हैं, ATC ही बड़ा सेक्शन। नाउ कमिंग इज ATCCC। देखिए ATCCC का बेनिफिट उनको मिलता है जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर देखिए आप ये चाहते हैं कि आपकी वर्किंग लाइफ के बाद बुढ़ापे में जब आप आराम कर रहे होंगे, आपके पास एक निश्चित पेंशन आती रहे, आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े या सर ना झुकाना पड़े, आप चाहते हो कि आपकी पेंशन आती रहे। तो और अगर आप मान लीजिए एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन स्कीम होती है। बट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बट वो स्टिल ही वांट्स कि उसकी फ्यूचर में पेंशन आवे, रास्ते हैं उसके। आप पेंशन स्कीम में या पेंशन फंड में पैसा जमा करा दीजिए और आपका आराम से ओल्ड एज में आपका पेंशन आएगा। तो सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इस साल जमा कराया, तो वो ATCCC का आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आप 2 लाख रुपए जमा कराएंगे तो आपको 150,000 का लिमिट ध्यान रखना है। ATCCC की भी लिमिट 1.5 लाख रुपए तक की है और अगर आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करेंगे तो भी आपको मतलब पेंशन तो फिर 2 लाख के हिसाब से मिलेगी। अगर आप मान लीजिए 2 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हर साल उस हिसाब से पेंशन मिलेगी, लेकिन जो टैक्स बेनिफिट है वो आपका 1,50,000 तक का ही मिलेगा। तो ठीक है, आपको याद कैसे करना है, आपको सेक्शन का नाम याद करना है और वो सेक्शन एप्लीकेबल कब होती है। तो जब आप पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे तो ATCCC आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। ये थोड़ा सा आप कानून से जोड़ के पढ़ सकते हैं। जैसे इंडिया में IPC होता है, इंडियन पीनल कोड होता है, भारतीय दंड संहिता होती है। इसमें क्या होता है, अलग अलग अपराध होते हैं और अलग अलग अपराध के हिसाब से सजाएं होती है। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, करेंगे नहीं आप बट मैं बता रहा हूँ, लाइक सेक्शन 302 लग जाएगा। हाफ मर्डर किया तो सेक्शन 7 लग जाएगा। और ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हैं, तो जैसे जैसे क्राइम है वैसे वैसे उसके ऊपर सेक्शंस लगती हैं। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है बहुत सोच समझ के आपके ऊपर या अपराधी के ऊपर वो सेक्शंस लगाता है। तो उसी तरह से आप भी जब इनकम टैक्स की आप प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है आप कल को टैक्स एडवाइज़र बन जाए या खुद के लिए टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको सोच समझ के अपने लिए सेक्शन अप्लाई करनी है ATCCC और पेंशन।
इसके बाद एक सेक्शन है ATCD। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जॉब में है या बाद में तो ये जॉब से अलावा वाले व्यक्तियों के लिए भी आ गई थी, और वो नेशनल पेंशन स्कीम NPS में पैसा जमा कराता है, तो उसे ATCCD का बेनिफिट मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा उलझाता नहीं हूँ, मैं सीधा समझाता हूँ। सपोज करो किसी व्यक्ति की जॉब से इनकम है 5 लाख रुपया, तो होगा क्या कि उसे जॉब में रहते समय 5 लाख नहीं मिलेगा, करीबन उसका 50,000 रुपये काट लिया जाएगा। जो उसकी नेट पे है, जो उसकी सैलरी उसके हाथ में आएगी, वो 4.5 लाख रुपए आएगी। तो 50,000 रुपये काटा गया इस नाम से, NPS से। तो ये जो 50,000 रुपये काटा गया है इसका सैलरी में से, इसे बेनिफिट मिलेगा मतलब इसको डिडक्शन मिलेगा। इसकी डिडक्शन का सेक्शन होगा ATCD1। इसमें एक बात और है कि 50,000 रुपये इसके काटे जाएंगे, और 50,000 जो इसका एम्प्लॉयर है वो अपनी जेब से मिलाएगा। ठीक है, यानी इसकी सैलरी में से तो 50,000 काटा ही है, 50,000 इसका जो बॉस होगा वो अपनी जेब से मिलाएगा, और टोटल 1 लाख रुपया इसके नाम से जमा कराया जाएगा। तो एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी में से 50,000 कटवाया है, लेकिन इसके नाम से जो कहीं पे पैसा जमा होगा, कुछ खास तरह की स्पेसिफाइड जगह पे इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ 1 लाख रुपए इसका इन्वेस्टमेंट होगा। और थोड़ा सा अगर मैं इस 50,000 के बारे में बताऊं जो इसके बॉस ने जमा कराया, ये 50,000 रुपये पहले आपकी सैलरी में जोड़ा जाएगा, और फिर ये 50,000 रुपये नीचे आके लेस किया जाएगा, और जब लेस किया जाएगा तो इसका सेक्शन होगा ATCCD2। तो ATCCD1 अलग है, एम्प्लॉय जो पैसे कटवाता है वो 1 में जाती है, और जो एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग डिडक्शन है वो ATCCD2 में जाया करता है। ये आप याद रखेंगे। अब मैं आपको एक मज़ेदार या कम अच्छी लगने वाली बात बता देता हूँ। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, मज़ा सुन लीजिए क्या है तब समझ जाएंगे। ATC की जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए है। ATCCC की जो लिमिट है वो भी 1.5 लाख रुपए है। ATCCD1 की जो लिमिट है ये भी आप एक तरह से कह लीजिए 1.5 लाख रुपए है, और ये सब मिलाकर भी आपकी लिमिट 1.5 लाख रुपए ही। तो मतलब ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि 1.5 लाख रुपए तो ATC की लिमिट है और 1.5 लाख रुपए ATCCC की लिमिट है, तो मैं 3 लाख रुपए तक के डिडक्शंस ले जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। या सपोज आप ये सोचते हैं कि इसके अलावा मैं ATCCD1 सेक्शन से 80,000 रुपये का बेनिफिट ले जाऊंगा और ये 1.5 लाख के अलावा होगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी इन सबको मिलाकर जो मैंने अब तक रीड करी है, ATC, ATCCC, ATCCD1, इन सब की जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए तक की ही लिमिट है। ATCCD2 सेपरेट सेक्शन है, का सेपरेट ट्रीटमेंट होता है, ये 1.5 लाख की लिमिट के बाहर है। हालांकि इसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं हुआ, क्योंकि जो 50,000 आपके बॉस ने कंट्रीब्यूट किया वो पहले आपकी सैलरी में जोड़ा जाएगा और नीचे आके उसका डिडक्शन मिलेगा, तो इसका ओवरऑल कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं हो। मैं बता रहा था कि तीनों को मिलाकर जॉइंट लिमिट भी 1.5 लाख रुपए की है, और इस सेक्शन का नाम है नंबर ATCCE है। मैंने सारा बता दिया। अब आ रहे हैं ATD पे। देखिए, आज के ज़माने में एक बहुत पॉपुलर जो चीज़ है वो है हेल्थ इंश्योरेंस, और यू कैन से मेडिकल इंश्योरेंस। तो अगर कोई SSC का मतलब इसका असेसमेंट होता है, अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है तो उसे ATD का बेनिफिट मिलेगा। तो सपोज कीजिए ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम रमेश है। तो इसने क्या किया कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो क्या होता है वो समझ, कि रमेश के घर में अगर कोई बीमार पड़ेगा तो वो उसका इलाज कराएगा, या तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगा जो कि फ्री में हो जाएगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएगा जिसमें तगड़ा पैसा लगेगा।
अगर आप वो तगड़ा पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में हो सकता है आपको 15,000 रुपये, 20,000 रुपये या 25,000 रुपये देने पड़े, डिपेंडिंग ऑन आप कैसा प्लान लेते हैं। तो मैं अभी 15,000 के प्लान पे आ जाता हूँ। तो आप 15,000 रुपये अगर आप पे करते हैं तो आपको 80D का बेनिफिट मिलेगा। वो 15,000 रुपये आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नियमों पे आता हूँ। अगर ये व्यक्ति जिसका नाम रमेश है वो 35,000 रुपये देता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो 35,000 तक का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे बेनिफिट मिलेगा 25,000 का। यानी इसमें 25,000 की लिमिट है। लेकिन अगर ये चाहे तो अपने माता पिता का भी, अपने पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस करवा सकता है। वहाँ उसके लिए 25,000 की एक्स्ट्रा लिमिट और है। तो मतलब इसकी जो फैमिली है, खुद बीवी और बच्चे, उनके लिए उनको अलग यूनिट माना जाता है और माता पिता को अलग यूनिट माना जाता है। और 25,000 रुपये यानी आप मैक्सिमम 50,000 तक का बेनिफिट दे सकते हैं। और अगर आपके माता या पिता में से, आपके यानी एसएससी के माता या पिता में से कोई भी सीनियर सिटीज़न है जिसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है, 60 साल या 60 से ज़्यादा है, तो फिर आपको 50,000 तक की लिमिट है और तब आपकी डिडक्शन 25 + 50 75,000 हो जाएगी। और हो सकता है जिस एसएससी की अपन बात कर रहे हैं वो खुद ही सीनियर सिटीज़न हो। तो अगर वो खुद ही सीनियर सिटीज़न है तो उसके माता पिता तो फिर सुपर सीनियर हो गए, तो फिर आपकी टोटल डिडक्शन 1 लाख तक की है। तो 80D में आप याद रखिएगा आपके डिडक्शन 25,000 रुपये तक होते हैं और 1 लाख रुपए तक हो सकते हैं। और अगर आपने प्रीमियम सपोज करो 12,000 रुपये चुकाई है तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि 12,000 रुपये ही आपको डिडक्शन मिलेगा। ये सब जो है ना, ये सब आपकी मॉनेटरी सीलिंग्स हैं। मेन तो डिपेंड करेगा कि आपने कितना हेल्थ इंश्योरेंस चुकाया है। और याद ये रखिएगा कि आपको ये पैसा हेल्थ इंश्योरेंस का चेक से चुकाना पड़ेगा, या मैं चेक की जगह यूँ कहूँ कि आपको कैश नहीं होना चाहिए। कैश के अलावा कोई भी तरीका चल सकता है, चेक, ऑनलाइन, और ऑनलाइन के तो आजकल बहुत तरीके आ गए हैं। तो कैश के अलावा किसी भी मीडियम से आप पैसा जमा करा सकते हैं और 80D का बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें एक और बात है कि अक्सर ये होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस से पहले एक बॉडी चेकअप होता है, तो वो जो चेकअप होता है उसके लिए आप पैसा कैश में भी दे सकते हो। और चेकअप पे कर जो पैसा लगेगा उसमें आपको 5,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है। तो अगर आपका चेकअप के ऊपर 6,000 रुपये खर्च हुआ तो 6 को तो कंसीडर नहीं करेंगे, 5,000 रुपये को खर्च कर देंगे। लेकिन एक और बात बता दूं, ये जो 5,000 की लिमिट है, अगेन ये 25 की लिमिट के अंदर इंक्लूड है ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको 25 की लिमिट तो मैंने पिछली वाली टेबल में बताई और 5,000 की ये लिमिट हो गई तो 80D की लिमिट आपकी 30,000 हो गई, ऐसा कुछ नहीं। तो 5,000 की लिमिट है वो इस 25 के अंदर ही इंक्लूड है। हेल्थ चेकअप 5,000 रुपये और कैश में हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए 80C में आपकी 80C में आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं और 80D में आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, ये बात तो है ही है। लेकिन 80C में जो बच्चे हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी इन द सेंस वो आपके ऊपर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन 80D में आप अपने डिपेंडेंट बच्चों का ही हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हो, मतलब जो आपके ऊपर डिपेंड करते हो, ठीक है। मतलब जो अभी सेल्फ सक्षम नहीं हुए हों, अपने पैरों पे खड़े ना हुए हों, अभी भी वो अपने रहने खाने के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, ऐसे बच्चों का ही आप हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद एक सेक्शन आ रहा है 80DD। 80DD, ये डबल डी कोई इसका फुल फॉर्म नहीं है, बट ये याद रखने का मैंने तरीका बना रखा है, डिसेबल डिपेंडेंट। यानी 80DD ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को ट्रिगर करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपके घर में ऐसा पर्सन हो जो डिसेबल हो, जो असमर्थ हो, जो विकलांग हो, हैंडीकैप हो, ठीक है। और दूसरी बात है, न सिर्फ वो डिसेबल हो बल्कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए आपके ऊपर डिपेंड भी करता हो। अगर ऐसा पर्सन आपके घर में है, एसएससी के घर में है, तो आपको 80DD का बेनिफिट मिलेगा। और
75,000 रुपये आपकी इनकम में से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। तो अगर ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की इनकम मान लीजिए 5,50,000 रुपये है और इसके घर पे अगर कोई डिपेंडेंट पर्सन है तो इसके 75,000 रुपये डायरेक्ट लेस हो जाएंगे और फिर इसकी शेष इनकम 4.75 लाख रुपए मानी जाएगी, जिस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा डिपेंडिंग ऑन द टैक्स रूल। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अच्छा इसे 80DD को आप एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं। यू कैन रिमेंबर लाइक डायरेक्ट डिडक्शन। डायरेक्ट डिडक्शन का क्या मतलब है कि आपको 80C में जो बेनिफिट मिलेगा, 80D में जो बेनिफिट मिलेगा उसके लिए आपको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है या उसके लिए आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं है। ये तो खैर जाहिर बात है कि अगर आपके घर में कोई डिसेबल पर्सन है और डिपेंडेंट पर्सन है तो आप उसके ऊपर पैसा खर्च करोगे ही करोगे। सपोज़ कीजिए कि आपका खर्चा होता है 4,000 रुपये महीना और 12 महीने में जो खर्चा होता है वो होता है 48,000 रुपये पूरे साल का, तो भी आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो 75,000 रुपये का मिलेगा। अगेन अब गवर्नमेंट का इसके पीछे मंतव्य समझेंगे तो यही है कि आप सी बात है, आप ऐसा नहीं करेंगे पर आप उसको धुतकारें नहीं, आप शायद टैक्स बचाने के लिए ही ऐसे पर्सन को मेंटेन करें। हालांकि आप वैसे ही जेन्युइनली उस पर्सन को मेंटेन करेंगे पर गवर्नमेंट इस तरह से आपको एक तरह से मोटिवेट करती है कि टैक्स सेविंग के लिए ही सही आप उसको डिसेबल डिपेंडेंट को मेंटेन कीजिए, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट और उसके खाने पीने पर खर्च कीजिए। और अगर जिस पर्सन की बात चल रही है, जिस डिसेबल पर्सन की बात चल रही है, अगर उसको सीवियर डिसेबिलिटी हो, अगर वो गंभीर रूप से असमर्थ हो तो आपको 1.25 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। तो 75,000 रुपये तक का डिडक्शन है अगर आपका नहीं, मतलब उस पर्सन का अगर डिसेबिलिटी परसेंट 40 से 80 के बीच है तो 75,000 तक का डिडक्शन होता है। और सीवियर डिसेबिलिटी का मामला है जहाँ पे डिसेबिलिटी परसेंटेज 80% और अबव होता है तो फिर आपको 1.25 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। और कहीं ना कहीं यहीं से डिडक्शन से कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी को बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा तो क्या कहूँ कि कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, शायद वो झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बना के ले आएंगे कि हमारे घर में ये पर्सन है और वो डिसेबल है, और वो झूठा सर्टिफिकेट बना के 75,000 रुपये या 1.25 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले लेंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं। बट वही वाली बात है ना कि 1% या 2% चोर लोगों की वजह से 98% जेन्युइन पर्सन को तो फिर हम सिस्टम से बाहर नहीं कर सकते ना भाई। जिनको कुछ लोग ऐसा हो सकता है बदमाशी करते हो, इसलिए मॉरल वैल्यूज़ की और एथिक्स की ज़रूरत है और नहीं करनी चाहिए चोरी। बहुत, ये कहना भी गलत है कि बहुत ज़रूरत ना हो तो, बट अदरवाइज कोशिश करना चाहिए कि ऐसी चोरी वगैरह कामों में या झूठे कामों में नहीं पड़ना चाहिए। तो 80DD इस तरह से होता है। मैं आपको बता दूं कि जो पर्सन है उसकी एज मैटर नहीं करती है। जिस पर्सन को डिपेंडेंट कहा जा रहा है एज मैटर नहीं करती है। जो मैटर करता है वो ये है कि उसकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज क्या है, उसी के हिसाब से आपको या तो 75,000 का बेनिफिट मिलेगा या 1.25 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। इसमें जो फैमिली का डेफिनेशन है, देखिए अलग अलग सेक्शन में फैमिली का डेफिनेशन अलग हो जाता है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति खुद, उसका जीवन साथी, उसके बच्चे, उसके ब्रदर सिस्टर और उसके माता पिता, ये सब 80DD के लिए जो फैमिली डेफिनेशन है उसमें ये सब कवर है। तो इसमें यानी ब्रदर सिस्टर्स को भी शामिल किया है। तो 80D से भी थोड़ी ब्रॉड हो गई 80DD। और एक और सेक्शन आ रहा है, ये है 80DDB। अगेन TDB का कहीं से भी फुल फॉर्म दवा दारू बीमारी नहीं है, लेकिन ये मेरे को लगता है, मेरा याद करने का तरीका है कि यहाँ पे ये जो दवा आ रहा है और बीमारी आ रहा है तो मुझे याद आ जाता है कि 80DDB तब प्रोवोक की जाती है, तब ट्रिगर की जाती है जब असेसी के घर में कोई ऐसा पर्सन हो जिसे कोई बीमारी हो। और यहाँ बीमारी से मतलब ये नहीं कि सर दर्द हो रहा है, बुखार हो गया है, ऐसा नहीं। उससे कोई ऐसी बीमारी है जो रूल 11DD में बताई गई है, जो इनकम टैक्स के रूल 11DD में बताई गई है। वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ बताई गई हैं। कुछ बीमारियाँ जैसे कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एड्स, ये कुछ बीमारियाँ हैं। अगर ऐसी
बीमारी पे, उनके ट्रीटमेंट पे पैसा खर्च किया जाता है, तो फिर ये देखा जाएगा कितना खर्चा हुआ और इसमें फिर एक लिमिट है। वो लिमिट का आपको ध्यान रखना है और वो है 40,000 की लिमिट। आपको 40,000 रुपये तक का मिल सकता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं कि एम्प्लॉय के घर में किसी को कैंसर है और 70,000 रुपये स्पेंड हुआ कि ट्रीटमेंट पे, तो 40,000 रुपये तक का बेनिफिट आपको मिलेगा। और अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट किसी सीनियर सिटीजन्स को बिलोंग करता है तो ये 40,000 की जगह 1,00,000 रुपये तक का लिमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिमिट बनाई गई है तो इसमें विच एवर इज लोअर का नियम लगता है, यानी आपने जो स्पेंड किया वो भी देखा जाएगा और जो मॉनेटरी लिमिट है जो 40,000 या 1,00,000 है उसको भी देखा जाएगा। और इसमें से जो लोअर अमाउंट है उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगी सब्जेक्ट टू एससी के घर में वो जो पर्सन है इनमें से कोई एक बीमारी या और भी बीमारियां जो रूल 11DD में बताई गई हैं उनमें से कोई बीमारी होनी चाहिए, इनको स्पेसिफाइड डिजीजेस कहते हैं। और अगेन इसमें ये भी होता है कि करो कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 70,000 रुपये स्पेंड हुआ, 40,000 की लिमिट है, तो मैंने कहा कि आपको 40,000 रुपया का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन सपोज कीजिए कि आपका 10,000 रुपया कहीं से वापस रीएम्बर्स हो गया, किसी प्लान की वजह से या किसी डोनर की वजह से या किसी भी वजह से आपका 10,000 रुपये रीएम्बर्स हो गया, तो आपका फिर डिडक्शन 30,000 का रह जाएगा। यानी अगर आपको कहीं से भी रिफंड या रीएम्बर्समेंट मिल जाता है तो आपका डिडक्शन उतना माइनस हो जाता है। इस वाले सेक्शन के बेनिफिट के लिए जो एसएससी है उसका रेजिडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस में व्यक्ति रेजिडेंट हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। इस केस में जो एसएससी है या सीनियर सिटीजन है जिसकी बात चल रही है का रेजिडेंट होना ज़रूरी है। और इस सेक्शन के लिए व्यक्ति खुद का, अपने जीवन साथी का, अपने बच्चों का, पेरेंट्स का और ब्रदर सिस्टर, यानी इसमें भी फैमिली डेफिनेशन वही है जो 80DD में डिफाइन की गई थी। अगर एक HUF को इस सेक्शन का बेनिफिट दिया जा रहा है तो HUF के किसी भी मेंबर को बीमारी है और पैसा खर्च किया जाता है, 80DD का बेनिफिट मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशु छतवानी। मैंने जो कॉमर्स पॉइंट ऐप बनाया है उसमें आप उसे कैसे यूज़ करेंगे मैं उसका आपको एक डेमो दे रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे और आप वहाँ पे कॉमर्स पॉइंट सर्च करेंगे, ठीक है सर। तो जैसे ही आपने कॉमर्स पॉइंट सर्च किया तो आपके सामने देखिएगा ये इस तरह से कॉमर्स पॉइंट का लोगो आएगा, ठीक है। मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये ओपन कर लिया आपने इसको, ठीक है। जैसे ही आपसे ये वगैरह नाम वगैरह पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, वो करके आप इसको एक बार डाउनलोड जब कर लेंगे तो इस तरह से आप अगली बार ओपन कर पाएंगे। वहाँ से आप देखिए जो आपको फ्री कंटेंट यूज़ करना है उसके लिए आप ऊपर स्टडी मटेरियल देख रहे होंगे, तो वहाँ आप स्टडी मटेरियल पे जाइएगा। स्टडी मटेरियल पे जब मैं डॉक्यूमेंट्स फाइल अपलोड करूँगा तो वो आपको स्टडी मटेरियल में दिखाई देगी, और जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं वो वीडियोस सेक्शन में दिखेंगे। तब आप फिर वीडियोस पे जाइएगा। वीडियोस पे जाके मैंने इसे सब्जेक्ट वाइज बांट रखा है, लाइक ऑडिट, GST, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट हो आप उसमें जाइए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये कहीं सेकेंड ईयर में होता है, कहीं थर्ड ईयर में होता है। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैंने उसे चैप्टर वाइज बांट रखा है। तो फॉर एग्जांपल आपको कैश फ्लो चैप्टर पढ़ना है तो आप कैश फ्लो पे गए और वहाँ कैश फ्लो पे जाके आप जो चैप्टर पढ़ना चाहें उसे आप पढ़ सकते हैं। और आराम 80E, यहाँ E से अगेन E का फुल फॉर्म एजुकेशन नहीं है, 80E एक नंबर है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन एजुकेशन से है। तो क्या धारा है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। देखिए अगर एसएससी के लिए, जीवन साथी के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन में पैसा खर्च करता है तो हायर एजुकेशन कब शुरू होती है? 12th के बाद। 12th के बाद किसी भी एक अच्छे कोर्स को कराने के लिए अगर वो एजुकेशन लोन लेता है और उसका इंटरेस्ट वो पे करता है
तो उसे 80 का बेनिफिट मिलेगा। तो मान लेते हैं कि एक पर्सन है का एम्बिशन है कि उसका गुड़िया डॉक्टर बने, डॉटर डॉक्टर बने। तो उन्होंने साहब ने लोन ले लिया, उन्होंने 40 लाख रुपए का लोन ले लिया और इस साल उन्होंने 2 लाख रुपए ब्याज चुकाया। तो उनकी जो इनकम है, जो GTI है, उसमें से 2 लाख रुपए माइनस हो जाए। ये है। तो अगर कोई टैक्स पेयर हाई एजुकेशन के लिए लोन लेता है और उस लोन को वापस करता है तो उस समय जितना ब्याज चुकाया जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको एक मुश्त लोन वापस करना है। 8 साल तक आप जब अपनी फर्स्ट EMI पे करेंगे, वहाँ से आपका पहला साल शुरू हो जाएगा और उसके बाद 7 साल तक और। तो वहाँ आप जो पे करेंगे पे आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट पे 80 का बेनिफिट मिलेगा। और ये कोर्स मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या इसमें ग्रेजुएशन या PG कोई भी कोर्सेज हो सकते हैं। और अमाउंट को लेके, ना लोन को लेके, ना इंटरेस्ट को लेके कोई लिमिट है। आपको पूरी डिडक्शन मिलेगी, लेकिन जो पढ़ाई आप करेंगे या कराएंगे वो आपकी जीवनसाथी की या बच्चों की होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पेमेंट एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कि इसलिए समझना ज़रूरी है कि हाउसिंग लोन में अगर आप ब्याज नहीं भी चुकाते हो, आपका वहाँ पे समझो इंटरेस्ट आपने पे नहीं कर पाए, वो ड्यू रह गया, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ और हाउसिंग लोन की बात कर रहा हूँ। वहाँ इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको तब भी मिल जाता है जब आपका इंटरेस्ट रिमेन आउटस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करने पर ही डिडक्शन मिलेगा। और आज की लास्ट सेक्शन आ रही है नॉट, वैसे डिडक्शंस और भी हैं, वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो के लिए ऑलरेडी ये बहुत लेंथी वीडियो हो गया है। तो 80G, अगेन G का कहीं से भी फुल फॉर्म ग्रांट नहीं है, लेकिन डोनेट, 80G का संबंध है डोनेशन से, कि अगर आप डोनेशन देते हैं तो आपको 80G का बेनिफिट मिलेगा। तो इसे यूँ समझिए कि कोई व्यक्ति 7 लाख रुपए कमाता है और मान लीजिए कि वो 3 लाख रुपए डोनेट कर देता है, इतना कोई करेगा नहीं बट कर देता है, तो उसकी इनकम 4 लाख रुपए ही मानी जाएगी। तो अब डोनेशन किसको देना है तो ये समझना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी मंदिर में पैसे चढ़ा दिए या किसी गुरुद्वारे में या मस्जिद में पैसे चढ़ा दिए तो आपको 80G का डिडक्शन मिलेगा। यहाँ जो डोनेशन का मीनिंग है उसमें कुछ आपको खास तरह की संस्थाएं बताई जाएंगी, कुछ खास तरह के फंड्स बताए जाएंगे, आपको उन्हीं को डोनेट करना है। तो वो आपको अभी मैं समझाने लगूंगा। तो कुछ स्पेसिफिक फंड होंगे, आपको वहीं पे डोनेट करना है। अच्छा, इसमें क्या है, डोनेशन को ब्रॉड वे में 2 कैटेगरी में और टोटल वे में 4 कैटेगरी में बांटा गया है। यूँ समझिए कि डोनेशन 2 तरह के होते हैं, एक जिसमें कोई लिमिट नहीं होती और एक जिसमें लिमिट होती है। विदाउट लिमिट में अगेन 2 तरह के डोनेशन होते हैं, एक जिसमें आपको 100% बेनिफिट मिलता है, एक जिसमें आपको 50% बेनिफिट मिलता है। और इसी तरह से लिमिट के अंदर भी 2 तरह के होते हैं, एक में 100% बेनिफिट मिलता है और एक में 50% बेनिफिट मिलता है। अब यूँ समझिए कि अगर कोई लोन इस कैटेगरी का है तो अगर आप 3 लाख का डोनेशन दोगे तो आपको पूरा 3 लाख का बेनिफिट मिलेगा और उसमें आपकी किसी तरह की मॉनेटरी लिमिट चेक नहीं की जाएगी। ये जो 50% वाला है, इसमें अगर आप 3 लाख का डोनेशन दोगे तो आपको 1.5 लाख की कटौती मिलेगी। यानी आपने डोनेट तो 3 लाख का किया, लेकिन जो आपको डिडक्शन मिलेगा वो 1.5 लाख का मिलेगा। और ये वाले जो लिमिट वाले डोनेशन है उसमें आपकी डोनेट की भी अमाउंट को तो देखा ही जाएगा, आपकी दान वाली राशि को तो देखा ही जाएगा, साथ ही साथ देखा जाएगा कि आपकी आय कितनी है और आपकी आय का 10% चेक किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो डोनर है उस डोनर की पेइंग कैपेसिटी भी देखी जाएगी। तो इस तरह से ये जिस तरह से है, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो डोनेशन जिसमें किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है और आप जितना भी डोनेशन देंगे आपको पूरी 100% कैटेगरी मिलेगी, ठीक है। 100% कैटेगरी में वो जाएगा। तो ऐसे कौन से हैं आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नेशनल डिफेंस फंड, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री आर्मेनिया अर्थक्वेक फंड,
अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन फंड, ऑब्वियस सी बात है आप खुद भी पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। महाराष्ट्र भूकंप कोष PM, गुजरात भूकंप कोष, गुजरात में कहीं ना कहीं होगा। राष्ट्रीय महत्व की शैक्षणिक संस्थाओं को दान या अनुमोदित विश्वविद्यालय, नेशनल एमिनेंस। अब आप देखिए इनमें भारी वर्ड्स आ रहे हैं, अभी और अगली स्क्रीन पे भी आएगा, पर इसमें कुछ भारी वर्ड आ रहे हैं। या तो वर्ड आवे नेशनल, या वर्ड आवे प्राइम मिनिस्टर, या नाम आवे किसी स्टेट का, या नाम आवे CM। अगर ये भारी भारी वर्ड आए ना तो आप समझ जाना कि ये 100% कैटेगरी वाला डोनेशन है। ये फुल प्रूफ तरीका तो नहीं है, पर ये 80% 90% मामलों में आपको क्लियर कर देगा, हाँ यार सर ने बताया था भारी भारी नाम आवेंगे तो वो 100% कैटेगरी का हो। और मैं पहले अगली स्क्रीन दिखा देता हूँ। इसी पे तरह है NECM रिलीफ फंड, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, नेशनल और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, विशिष्ट बीमारी हेतु स्थापित कोष, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, डिस्ट्रिक्ट साक्षरता समिति, गरीबों की चिकित्सा, नेशनल चिल्ड्रन फंड, स्वच्छ भारत फंड, स्वच्छ गंगा कोष, नेशनल फंड फॉर ड्रग अब्यूज़। इनमें से आप किसी भी फंड में डोनेट करोगे तो जैसे आपने सपोज करो ये इसमें से कोई भी फंड है कि अगर आपने 2 लाख रुपए का दान दिया तो आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा ATG के तहत। आपकी इनकम कोई नहीं पूछी जाएगी, आपकी इनकम तो 5 लाख है तो आपने 2 लाख का दान कैसे दे दिया, नोबडी विल आस्क यू। आपका मन था, आपने 2 लाख का दान दिया। इनमें से जैसे 23 फंड्स आए, 23 फंड में से आप कहीं पे भी डोनेट करोगे आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आता हूँ 50% कैटेगरी में। अगेन मैंने इसको याद करने का एक तरीका बना रखा है, गांधी खानदान। नॉट कहीं गांधी खानदान लिखा हुआ नहीं, पर समझने के लिए बना रखा है कि इसमें गांधीज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, उनकी डॉटर इंदिरा गांधी, उनका बेटा राजीव गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। इन सब में अगर आप डोनेशन दोगे, सपोज कीजिए कि आपने 3 लाख रुपए का डोनेशन दिया तो आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। और एक सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी मैं मानता हूँ वो ये है, उसका नाम है प्रधानमंत्री सहायता कोष या प्रधानमंत्री अकाल राहत कोष, ड्रॉट रिलीफ फंड। एक्चुअली क्या है, इसमें प्रधानमंत्री वर्ड इन्वॉल्व है। तो प्रधानमंत्री वर्ड आते ही बच्चे को लगता है इसमें 100% होगा, लेकिन ये इकलौता फंड है जिसमें प्रधानमंत्री नाम है, लेकिन आपका जो डिडक्शन है वो 50%। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए, और मैं अब थोड़ा सा बताता हूँ। कुछ डोनेशन ऐसे होंगे जिसमें आपकी लिमिट चेक की जाएगी। लिमिट कैसे चेक की जाएगी वो मैं अभी आगे आपको बता दूंगा आपको। पर अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेट करोगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आप सपोज करो आपकी लिमिट कहती है 80,000 रुपये और आप डोनेशन देते हैं 90,000 रुपये, ठीक है। तो आपकी लिमिट देखी जाएगी और फिर लिमिट देख के आपको 100% अलाउ किया जाएगा अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेट करते हैं तो। और अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डोनेट करते हो, किसी रिलीजियस संस्था को डोनेट करते हो, किसी चैरिटेबल संस्था को डोनेट करते हो, अगर आप एक ऐसी संस्था को डोनेट करते हो जो इमारतों की सुरक्षा करती है, कौन सी इमारतें, जो राष्ट्रीय महत्व की इमारतों की सुरक्षा करती है, या अगर आप ऐसे निगम, ऐसे कॉरपोरेशन जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं उनमें डोनेट करते हो, तो उसमें क्या होगा कि जैसे सपोज करो मैं वापस यही क्वेश्चन दूं, देखूं आपकी लिमिट है 80,000 की, आप डोनेशन देंगे 90,000 का, तो पहली बात तो कंसीडर किया जाएगा 80,000 और 80,000 में से भी आपको बेनिफिट मिलेगा 40,000 का। तो इसीलिए मतलब डोनेशन भी बहुत बड़ी सेक्शन होती है। इसमें आप क्या ध्यान रखें कि पहले तो डोनेशन कौन से वाला है, विदाउट लिमिट वाला है या लिमिट वाला है। और अगेन वो जो है
वो 100% कैटेगरी को बिलोंग करता है या 50% कैटेगरी को बिलोंग करता है। आप 1 या 2 बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक छोटी सी सावधानियाँ हैं वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई वस्तु डोनेट करते हो, सपोज़ कीजिए कि आपने किसी स्कूल को 1 लाख रुपए का फर्नीचर डोनेट कर दिया, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आप जो दान देंगे वो आपको या तो कैश देना है या चेक देना है या कोई भी ऑनलाइन तरीका है आपको उससे देना है। इसमें भी कैश की लिमिट 2000 है कि अगर आप जैसे किसी को सपोज़ कीजिए 20,000 का दान देते हैं और कैश में दे देते हैं तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। 1000 का दान कैश में देते हैं तो उसे कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि 2000 तक की लिमिट है। यानी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ये नियम बनाया गया है कि आपको डोनेशन देना है तो आप कैश में मत दीजिए। कैश के अलावा जो दूसरे तरीके होते हैं आप उन तरीक़ों से डोनेशन, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, काम का लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे और भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।